Hi everyone, welcome to Unacademy. My name is Neha and I'm your educator for CLAT and other law entrance exams. This is our 8th session under Labor Law series जिसमें आज हम employees compensation के बारे में बात करने जा रहे हैं. So we are very close to finishing Labor Law series. इसके आगे we are going to discuss एक और topic which is employees insurance and that will be done with Labor Law. इसके पहले के जितने भी sessions हैं उसकी playlist बनी हुई है Unacademy Law के चैनल पे. यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट. द प्लेलिस्ट जो प्लेलिस्ट हैं वो मैंने मेरे कम्युनिटी पेज पे भी शेयर किया हुआ है. सो कम्युनिटी पेज इज व्हेन यू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड यू सर्च फॉर मी, मतलब मेरा नाम अगर आप देखो क्लैट कैटेगरी में तो यू विल फाइंड एन ऑप्शन टू फॉलो मी ऑन कम्युनिटी. सो व्हेन यू डू फॉलो मी ऑन कम्युनिटी, वहां पे यू विल सी कि आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ माय पीपीटीज एंड पीडीएफ्स जो मैं पढ़ाने के लिए यूज करती हूँ. एंड उसके अलावा जितने भी मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं अभी तक, सबकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने एक जगह इकट्ठा करके कम्युनिटी पे शेयर कर दिया. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू गाइज टू गो थ्रू ऑल दोज वीडियोज. सो यस, हैविंग सेड दैट, आज का हमारा डिस्कशन जो होगा वो एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन पे होगा. लेट्स स्टार्ट. बिफोर दैट आई टेक अ मोमेंट एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम नेहा है. मैंने अपना LLM किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से 2020 में. मैंने अपना BLLB किया यूपीएस देहरादून से 2019 में. I was awarded with the Harding International Legal Scholarship for my LLM in UK. I'm a registered advocate with the Bar Council of India. मेरे पास teaching और mentoring experience है for about 4 years. So, uh, beginning with employees compensation. So, basically, starting with एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है विच इज सोशल सिक्योरिटी. ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी. क्या होता है सोशल सिक्योरिटी? ठीक है, तो जितने भी कंट्रीज हैं जहां पे भी all of the countries where there are industries, they all have, you know, all these industries have developed सच मेजर्स जिससे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रमोट हो सके इंडिविजुअल्स का, उनकी फैमिली का, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एम्प्लॉयज, द वर्कर्स. उनके उनके वेलफेयर के लिए, उनके उनके उनकी उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ऑल दीज इंडस्ट्रीज हैव कम अप विद सम मेजर्स जो कि इन चीजों को प्रोटेक्ट कर सके, प्रमोट कर सके. ठीक है, नाउ दीज मेजर्स, इनको हम सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं. नाउ सोशल सिक्योरिटी जो है, इट इज अ वेरी, यू नो, इट्स अ डायनामिक कॉन्सेप्ट एंड it is basically an indispensable chapter of a national program to strike at the root of poverty, unemployment and diseases. So this is social security को लेकर के जो measures लिए जाते हैं वो इन सब को address करने के लिए इन सबको एड्रेस करने के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, नाउ सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड फॉर वेलफेयर ऑफ पर्संस हु आइदर दे बिकम इनकेपेबल ऑफ वर्किंग बाय रीजन ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस, इनवैलिडिटी, या फिर दे आर अनेबल टू अर्न एनीथिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. सो सोशल सिक्योरिटी इज ऐसे सारे लोगों को एक तरह से सिक्योरिटी देना जो कि अभी के टाइम पे या तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दे हैव ग्रोन ओल्ड, या फिर they have become sick, या फिर for whatsoever reason they are not able to work, but they should have a sense of economic security, a sense of something जिसके थ्रू उनका उनका वेलफेयर, उनकी फैमिली का वेलफेयर जो है वो मेंटेन हो सके, प्रोटेक्ट हो सके. ठीक है, सो ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने सोशल सिक्योरिटी को डिफाइन किया है किस तरह से. ये कहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी दैट सोसाइटी फर्निशेस थ्रू अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट सर्टेन रिस्क्स टू विच इट्स मेंबर्स आर एक्सपोज्ड. सो सोसाइटी के ऐसे रिस्क, ठीक है, ऐसे रिस्क जिनको एड्रेस किया जाता है, ऐसे रिस्क जिससे एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज एक्सपोज्ड. whatsoever risks those can be, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो, any such risks to which members of the society are exposed, और उनको उन रिस्क से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेजर्स लिया जाता है उसी को सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं. ठीक है, नाउ दीज risks are essentially contingencies of life which the individual of small means cannot effectively provide by his own ability. ऐसे risks जो जनरली कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ होती है, मतलब कि आगे कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे यू डू हैव टू फेस दोज रिस्क.
ठीक है, चाहे वो आपका ओल्ड एज हो, अभी भले ही नहीं हो, बट मे बी सम टाइम डाउन द फ्यूचर यू यू नीड यू आर गोइंग टू ग्रो ओल्ड। सो उस टाइम पे आप खुद के वेलफेयर के बारे में, अपनी फैमिली के वेलफेयर के बारे में आप कैसे कुछ भी करोगे। तो इन दिस केस जो देर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पेंशन, राइट, जो दिया जाता है सो दैट उस टाइम पे सिक्योर किया जा सके। अगर मान के चलो किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, अगेन दिस इज कंटिजेंट, आगे हो सकता है, ठीक है, तो इस केस में क्या दिया जाता है, कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। सो in order to secure in order to provide you social security, these measures are taken so that all those risks जिससे हर individual exposed होता है in the society, उसको sort of mitigate किया जा सके, उससे उसको protect किया जा सके। ठीक है, so this is what social security means and this is how the International Labour Organization जो है ये define करता है social security को। Objectives क्या होते हैं social security के? 3 major objectives होते हैं: compensation, restoration and prevention। compensation मतलब कि it ensures security of income। ठीक है, यहाँ अगर सपोज किसी भी वजह से, डेस्टिट्यूशन की वजह से, लॉस ऑफ हेल्थ की वजह से, लॉस ऑफ लाइफ की वजह से, लॉस ऑफ वर्क की वजह से, अगर किसी को भी किसी तरह के लॉसेस हुए हैं, तो by giving them compensation they ensure security of income to that person or to that family। ठीक है, it is based on this consideration that during the period of contingency of risks the individual and his or her family should not be subjected to a double calamity। बेसिकली कॉम्पनसेशन इसलिए दिया जाता है कि एक तो ऑलरेडी किसी की मान के चलो डेथ हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी किसी को कोई बीमारी हो गई है, ये तो एक ऑलरेडी एक चीज है जिससे वो इंसान सफर कर रहा है। अब इसके अलावा एक एडिशनल चीज जो उनको सोचनी पड़े वो ये कि अब इनकम का क्या होगा, घर में पैसा कहाँ से आएगा, यू नो हाउ एम आई गोइंग टू फीड माई सेल्फ, हाउ एम आई गोइंग टू फीड माई फैमिली। तो ये चीजें उस इंसान को ना सोचनी पड़े, दैट पर्सन इज नॉट सब्जेक्टेड टू डबल कैलामिटी, राइट। इससे उनको बचाने के लिए कॉम्पनसेशन दिया जाता है विच इज बेसिकली टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ इनकम। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल सिक्योरिटी का रेस्टोरेशन, मतलब कि अगर सपोज किसी इंसान को कोई बीमारी हो गई थी तो वो ठीक हो जाए, ठीक है, सो रेस्टोरेशन इन दैट सेंस। या फिर अगर सपोज वो ठीक हो जाए और उसके बाद उसको री एम्प्लॉय कर दिया जाए या रिस्टोर कर दिया जाए टू देयर अर्लियर कंडीशन। ठीक है, तो दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तीसरा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कि um, इस तरह के मेजर्स लिए जाएं जिससे कि किसी भी तरह का लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इनवेलिडिटी टू अर्न इनकम, इनकी वजह से किसी भी तरह का लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है ये अवॉइड किया जा सके। इन अदर वर्ड्स दीज मेजर्स आर डिजाइन्ड विथ एन ऑब्जेक्टिव to increase the material, intellectual and moral well-being of the community by rendering available resources which are used up by avoidable disease and idleness। So basically प्रिवेंशन इज कि हम इस तरह के मेजर्स लेके आए कि डिजीज या सिकनेस या अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह ये प्रिवेंट हो सके बेसिकली। ठीक है, हम इस तरह से जो रिसोर्सेज हैं हम इस तरह से अवेलेबल करें, हम जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है उसको इस तरह से इंक्रीज करें, मॉरल वेलबींग को इस तरह से इंक्रीज करें कि डिजीजेस, आइडलनेस, सिकनेस, ये सारी चीजें जो है वो कंप्लीटली अवॉइड की जा सके या प्रिवेंट की जा सके। ठीक है, सो इन रीजंस की वजह से सोशल सिक्योरिटी को लेकर के मेजर्स लिए जाते हैं एंड द ऑब्जेक्टिव्स इज आर दीज थ्री, या तो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना, या फिर रिस्टोर करना, या फिर प्रिवेंट करना। ठीक है, सो दीज आर योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इंडिया में वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, हम जब डीपीएसपी पढ़ते हैं, जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियरली लिखता है कि द स्टेट शैल within the limits of its economic capacity and development make effective provision securing the right to work, to education, to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement and other cases of unserved wants। So India is a welfare state, or India at least thrives to become a welfare state, and that is why जो DPSPs हैं हमारे constitution में, there are a lot of DPSPs जो कि इस चीज को लेकर के बात करते हैं कि कैसे हम इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं इवेंचुअली। जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट डीपीएसपी ये भी है आर्टिकल 41, जो कहता है कि अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी को देखते हुए स्टेट जो है ये ऐसे
प्रोविजंस बनाएगा, ठीक है, या ऐसे प्रोविजन स्टेट को बनाने चाहिए जिससे कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस सिक्योर हो सके, स्पेशली इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है अलग से। देयरफॉर सोशल सिक्योरिटी जो है, एक वेलफेयर स्टेट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सोशल सिक्योरिटी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और सोशल सिक्योरिटी आप इसलिए प्रोवाइड करते हो ताकि लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो सके लोगों के, उनको प्रोटेक्शन मिल सके डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैजार्ड से। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इंडिया का क्या टेक है ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, सो नॉट जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, देर आर अ लॉट ऑफ लेजिस्लेशंस जो इंडिया में आए हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट ऑफ 1923। ठीक है, सो वर्कमेंस कॉम्पनसेशन जो कि अभी इट्स कॉल्ड द एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट। ठीक है, जहां पे जो एम्प्लॉयर है वो कॉम्पनसेशन देता है अगर जो एम्प्लॉई है उसको किसी भी तरह की पर्सनल इंजरी हो जाती है, बाय एक्सीडेंट, लॉस ऑफ अर्निंग्स एक्सेट्रा। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली इस पे ही फोकस करेगा। ठीक है, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन के ऊपर फोकस करेगा। इसके अलावा और क्या लेजिस्लेशंस हैं जो इंडिया में आए हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए, तो देयर इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948 जो इन्फोर्स करता है एम्प्लॉयर्स की एम्प्लॉयर्स जो है वो प्रोवाइड करें सिकनेस बेनिफिट्स, मेटर्निटी बेनिफिट्स, डिसेबलमेंट बेनिफिट्स, डिपेंडेंस बेनिफिट, फ्यूनरल बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट। तो इन सब को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एम्प्लॉयर की है, एंड दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948। उसके अलावा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस ये इन्फोर्स करता है कि एम्प्लॉयर जो है वो एक प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करेगा अपने अपने एम्प्लॉई को। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का जो मेडिकल बेनिफिट्स, मैटरनिटी लीव एक्सेट्रा की बात करता है। पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट है जो कि बात करता है कि अगर जो वर्कमैन है वो अगर रिटायर हो जाते हैं तो उस टाइम पे उनको क्या ग्रेट्युटी जो है वो पे की जाएगी उसके बारे में। सो ये सारे के सारे जो लेजिस्लेशन हैं ये अलग से इंडिया में इनैक्ट किए गए हैं ताकि सोशल सिक्योरिटी जो है मेंटेन हो सके, सोशल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, सो लाइक आई सेड हमारा जो आज का डिस्कशन है इट्स गोइंग टू फोकस ऑन एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन ओनली, एंड नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, सो जो मेन फीचर्स हैं जो एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट है 1983 का, सॉरी 1923 का, इसके मेन फीचर्स बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई को प्रोवाइड करता है पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर एनी इंजरी या लॉस ऑफ लाइफ या कुछ भी जो जो एम्प्लॉई का हो गया है ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अर्लियर इसको वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट कहते थे। यहाँ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन। ठीक है, जनरली एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है कॉम्पनसेशन अगर एम्प्लॉय को किसी तरह की इंजरी वगैरह हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एट द इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट एक्सेट्रा। उसकी वजह से अगर कोई इंजरी हो जाती है तो एम्प्लॉयर उसको कॉम्पनसेशन पे करता है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन। व्हाट आर दो सर्कमस्टांसेस? पहला, if the injury does not end in the entire or partial disablement of the employee for a period exceeding 3 days। अगर जो इंजरी है वो 3 दिन से कम कम ही रह जाती है, ठीक है, और इन दैट इंजरी जो एम्प्लॉई है उसको ना तो कंप्लीट डिसेबलमेंट हुआ है ना तो पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है, ऑल्सो 3 दिन से कम का हुआ है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है ही इज नॉट लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन। दूसरी चीज इज द इंजरी नॉट लीडिंग इन डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट इज कॉज्ड by an accident which is directly attributable to what the employee having at the time of accident is under the influence of a drink or under the influence of drink or drugs. The willful disobedience of the employee to an order if the rule is expressly given or expressly framed for the purpose of securing the safety of employees. तीसरी चीज, the willful removal or disregard by the employee of any safety guard or other device which has been provided for the purpose of securing the safety of employees. So in conditions में जो employer है he will not be liable to pay any compensation to the employee. What are those conditions? पहला कि जो उसको इंटायर या पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है वो 3 दिन से कम के लिए हुआ है। दूसरा कि जो भी इंजरी उसको हुई है उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट किया जा सकता है किन चीजों से कि जो एम्प्लॉई है वो खुद एट द टाइम ऑफ वर्क ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स, वो खुद इंटॉक्सिकेटेड था। दूसरी चीज कि
प्रॉपरली रूल्स वगैरह दिए गए थे एम्प्लॉय को फॉलो करने के लिए कि भाई ये जो काम है थोड़ा डेंजरस है, इसमें ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, एंड एम्प्लॉय ने जानबूझ के डिसोबे किए उन रूल्स को। तीसरी चीज, अगर सपोज अगेन कोई डेंजरस काम है और कोई सेफ्टी गार्ड वगैरह अगर प्रोवाइड किया गया है, कोई जैकेट, हेलमेट, कोई भी सेफ्टी गार्ड वगैरह अगर प्रोवाइड किया गया है और एम्प्लॉय ने जानबूझ के डिसरिगार्ड किया है या रिमूव कर दिया उस सेफ्टी गार्ड को, और तब अगर एक्सीडेंट हो गया है, तब अगर इंजरी हो गई है, तो इन दीज केसेस आल्सो एम्प्लॉयर विल नॉट बी लायबल टू पे कॉम्पनसेशन। ठीक है, सो मेन फीचर्स जो हैं इस एक्ट के ये हैं। ठीक है, सो ऑल्सो नेचर ऑफ लाइबिलिटी, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है उसकी नेचर ऑफ लाइबिलिटी क्या होती है। So imagine what will happen if an employee who's working, putting in great benefits, gets to know that she will not be getting any benefits. After all, people tend to do something to get something in return. When the principle of vicarious liability is applied, the employer is liable to pay compensation irrespective of his or her negligence. So basically nature of liability यहाँ पे क्या है, vicarious liability है। vicarious liability है किसकी, किसकी vicarious liability है, एम्प्लॉयर की। ठीक है, इवन इफ सपोज एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से एम्प्लॉयर से कोई गलती नहीं हुई हो, अपनी तरफ से एम्प्लॉयर ने कोई नेग्लिजेंस ना किया हो, लेकिन फिर भी अगर एम्प्लॉय को किसी भी तरह का हार्म हो जाता है, इंजरी हो जाती है, उसके लिए एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन। सो यहाँ पे एम्प्लॉयर की वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है। ठीक है, नाउ एम्प्लॉयर एंटिसिपेट्स इट एज डैमेजेस पेबल टू द एम्प्लॉयज, बट इट इज एक्चुअली अ रिलीफ फॉर देम। सो ये उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए एक रिलीफ होता है जो कॉम्पनसेशन पे किया जाता है। एंड एम्प्लॉयर बिकम्स लायबल when employees have sustained injuries by any accident or unavoidable situation during the course of employment. ठीक है, सो एम्प्लॉयर की वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉई है उसको किसी भी तरह का उसको किसी भी तरह की इंजरी हो गई है, या तो एक्सीडेंट की वजह से या अनअवॉइडेबल सिचुएशंस की वजह से। ठीक है, सो नेचर ऑफ लाइबिलिटी यहाँ पे है वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, सो ऑल्सो एम्प्लॉयर्स सेक्शन 3 ऑफ द एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट बेसिकली बात करता है कि कुछ तो हुआ कि एक्सीडेंट हो गया किसी का, जिसमें पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया, टोटल डिसेबलमेंट हो गया, डेथ हो गया, इन केसेस में एम्प्लॉयर को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। इसके अलावा देर आर ऑल्सो सम केसेस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस जहां पे एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनती है कॉम्पनसेशन पे करने की। क्या, किस तरह के डिजीजेस, जैसे मान के चलो कि ऐसा कोई ऑक्यूपेशन है जहां जो एम्प्लॉई है दैट पर्सन इज एक्सपोज्ड टू एनी ऑफ दीज थिंग्स, जैसे कि मान के चलो कंटिन्यूअसली वो एम्प्लॉई जो है ही इज एक्सपोज टू इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, जिसकी वजह से उसको कुछ स्किन डिजीजेस वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, या फिर सपोज स्किन डिजीजेस हो जाते हैं, कहीं किसी केमिकल या लेदर प्रोसेसिंग यूनिट्स में वो काम कर रहा है तो उसको कोई स्किन डिजीज हो जाता है। तो उसके बाद अगर सपोज कहीं ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहां बहुत नॉइज होता है और उसको उसकी वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाए। ठीक है, अगर सपोज कोई इंसान बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में काम कर रहा है, उसकी वजह से उसको लंग कैंसर, डस्ट की वजह से उसको लंग कैंसर या किसी भी तरह का डिजीज हो जाए बिकॉज ऑफ द वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, सो इन चीजों में मतलब इस तरह के जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस है, ठीक है, जहां पे जिस तरह के डिजीजेस एम्प्लॉय को मोस्ट लाइकली इसलिए हुए हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एक्सपोज्ड है टू सम कंडीशंस। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के केस में भी एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनती है। सो इट्स नॉट जस्ट एक्सीडेंट्स, इट्स नॉट जस्ट इंजरीज, इट्स ऑल्सो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस इन सम केस जहां पे एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनती है कॉम्पनसेशन पे करने की। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट एम्प्लॉयर्स कॉम्पनसेशन, लेकिन बिफोर दैट आई नीड टू वॉक यू थ्रू अनअकैडमी प्लस और उसके फीचर्स। गाइस, इफ यू हैवंट येट टेकन अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, आई हाईली रेकमेंड कि ले लो, क्योंकि आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे यू कैन रेज अ हैंड एंड टॉक टू एजुकेटर्स इन लाइव क्लासेस, गेट एक्सेस टू अनलिमिटेड क्विज़ेस, गेट एक्सेस टू लाइव एंड recorded sessions anytime anywhere, get the opportunity to learn from the best of educators and NLU alumni, you get access to weekly events, you get access to national mock test and weekly sectional test। क्लैट प्लस प्रोग्राम के अलावा वी ऑल्सो कम अप विद क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम, जहां आपको वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो प्लस में मिलते हैं। उसके अलावा आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं जैसे वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, रेज हैंड में प्रायोरिटी एक्सेट्रा। उसके अलावा जो वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने टाइम का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको 18 सेशंस मिलेंगे, 6 महीने में 36 सेशंस मिलेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मिस्टर अनमोल गुप्ता और मिस्टर अंशुल वत्स AIR रैंक होल्डर 3 and 24 रहे हैं रिस्पेक्टिवली, एनएलएस बैंगलोर के स्टूडेंट्स रहे हैं। दे आर गोइंग टू बी योर मेंटर्स
एंड ऑल्सो जो वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, इसमें आप प्री बुक कर सकते हो स्लॉट्स अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे. जो मेंटर्स हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू विद योर डाउट सॉल्विंग, दे आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम स्ट्रेटजीज विथ यू, दे आर गोइंग टू गिव यू पर्सनलाइज गाइडेंस, फीडबैक, दे आर गोइंग टू हेल्प यू क्रिएट अ स्टडी प्लान, दे आर गोइंग. एंड ऑल्सो ये जो मेंटरशिप सेशन होगा, इट्स गोइंग टू बी इन अ लैंग्वेज ऑफ योर ओन प्रेफरेंस, सो दैट्स अनदर प्लस. ऑल्सो अगर आप क्लैट 2022-23 के एस्पिरेंट हैं, हम आपके लिए स्कोर बूस्टर नाम का बैच लेके आ रहे हैं, जो कि 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है. हिंदी और इंग्लिश दोनों में है. दिस बैच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एनएलयू एलुमनाई. एंड इसके अलावा अगर आप क्लैट 2024 के एस्पिरेंट है, हम आपके लिए एनएलयू एलुमनाई नाम का सॉरी लॉ एंड ऑर्डर नाम का बैच लेके आ रहे हैं. ये 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में. दिस बैच हैज आल्सो बीन प्रिपेयर्ड बाय एनएलयू एलुमनाई. अगर आप ड्यू एलएलबी एंट्रेंस देना चाहते हो, तो हम आपके लिए द ड्यू ड्रीम क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं. 3 महीने का कोर्स है ये. 19 मार्च से स्टार्ट हो चुका है. ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये रहे आपके प्राइसेस, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये रहे आपके प्राइसेस. यू कैन पिक एंड चूज व्हाटएवर सब्सक्रिप्शन वर्क्स बेस्ट फॉर यू. और इन प्राइसेस पे अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, लॉयर अप मेरा कोड है, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है. लॉयर अप मेरा कोड इसलिए है बिकॉज इट्स इंस्पायर्ड बाय द फ्रेज सूट अप. सूट अप का मतलब होता है टू गेट रेडी. सो व्हेन आई से लॉयर अप, आई वांट यू गाइस टू गेट रेडी टू बिकम लॉयर्स. Also, board exam dates have been announced, and how this is going to impact your law entrance examination ke dates we are going to let you know. This is basically a tentative schedule of your law entrance exams, except for CLAT जो May 8th को नहीं 19th June को होगा. अब we know that now. So इसके अलावा और सारे डेट्स में भी अगर किसी भी तरह का कोई चेंज होता है तो वी आर गोइंग टू लेट यू नो एज सुन एज पॉसिबल. एंड ऑल्सो हर शाम के 5 बजे देर इज एन एजुकेटर क्यूरेटेड टेस्ट फॉर क्लैट दैट टेक्स प्लेस. इसमें जो टॉप के एजुकेटर्स हैं, उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपके लिए टेस्ट तैयार किए हैं. ये 20 मिनट्स का टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स. यू कैन टेक दीज टेस्ट एंड यू कैन जस्ट बी श्योर कि आपने जो भी पढ़ा है आपको कितना पता है, कितना और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. ऑल्सो कमिंग बैक, तो हमने बात की ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के बारे में. अब एक्सीडेंट्स, ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो एम्प्लॉयज अगर अगर सपोज एम्प्लॉयज को किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है, या तो एक्सीडेंट की वजह से या ऑक्यूपेशनल डिजीजेस की वजह से, तो एम्प्लॉयज और उनके डिपेंडेंट्स जो हैं, मतलब सपोज उनकी वाइफ, मम्मी पापा, बच्चे, जो भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको किस तरह से कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा और कितना कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ये इस एक्ट में मेंशन्ड है. ठीक है. नाउ द एक्सीडेंट मस्ट अकर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एक्सीडेंट जो है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, तभी ये एक्ट इस पे अप्लाई करेगा. ठीक है. The person employed in factories, mines, plantations, vehicles, construction works, and certain other hazardous occupations come under Schedule 2. So, अगर रेलवे सर्वेंट है, या फिर कोई इंसान जो किसी फैक्ट्री में, माइन में, प्लांटेशंस में, व्हीकल्स के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, या किसी हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम करता है, तो वो सब के सब इस एक्ट के अंदर आते हैं. Sorry about that. So हाँ, ठीक है. तो सारे के सारे जो हैं इस एक्ट के अंदर आते हैं. उसके अलावा अगर सपोज कोई फेटल एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है. फेटल एक्सीडेंट वो है जहां पे या तो डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, या फिर देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लाइफ. ठीक है. तो अगर कोई फेटल एक्सीडेंट है, वो भी इसमें कवर होगा. इन केस ऑफ फेटल एक्सीडेंट, द एम्प्लॉय माइट डाई और सफर सीवियर इंजरीज, डिसेबलमेंट्स एंड इंजरीज. ऑन द अदर हैंड, नॉन फेटल एक्सीडेंट्स वो हैं जहां पे डेथ की हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होती. ठीक है. इन द केस ऑफ नॉन फेटल एक्सीडेंट्स, द एम्प्लॉय और द वर्कमैन माइट सफर डिसेबिलिटी और एनी टाइप ऑफ पर्सनल इंजरी. तो दो तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. फेटल, जहां पे या तो डेथ हो जाए या हाई रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लाइफ हो, एंड दूसरे नॉन फेटल एक्सीडेंट्स जहां पे डेथ नहीं होता और ना तो इतना हाई प्रोबेबिलिटी होता है डेथ का. तो बोथ फेटल एंड नॉन फेटल एक्सीडेंट जो हैं, ये एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन के अंदर कवर होते हैं, प्रोवाइडेड ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये ऑलरेडी दे शुड बी मेंशन्ड एज कंटिजेंसीज इन द एक्ट. ठीक है. तो ऑलरेडी जो भी एक्सीडेंट है वो एज अ कंटिजेंसी मेंशन्ड होने चाहिए. ठीक है. कि ये जो है एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं, वो उसमें मेंशन्ड होना चाहिए. ठीक है. नाउ फेटल एक्सीडेंट्स आर टेकन एज दोज which result in either death या permanent total disablement या permanent partial disablement और fatal injuries. ठीक है. तो ये जो है आपके fatal accidents होते हैं. In case of these contingencies, the employees compensation policy would pay the claim faced by the company. अगर इस तरह की contingencies होती हैं, जो employees compensation है, वहां से उनको compensation मिलता है employees को. In case of non fatal accidents,
द कवर्ड कंटिजेंसीज माइट नॉट अगर हो सकता है कि वो उन कंटिजेंसीज में कवर्ड ना हो नॉन फेटल एक्सीडेंट्स, ठीक है। नाउ द एम्प्लॉय और वर्कर माइट नॉट फेस एनी टाइप ऑफ डिसेबलमेंट और इंजरी फ्रॉम सच एक्सीडेंट्स इफ द एम्प्लॉय और वर्कमैन सफर्स फ्रॉम अ टाइप ऑफ डिसेबलमेंट जो कि 3 दिन तक भी लास्ट नहीं करता, ठीक है। इस तरह का डिसेबलमेंट हुआ, इस तरह की इंजरी हुई जो कि 3 दिन में ठीक हो गई, या 3 दिन में इट्स नॉट अ डिसेबलमेंट एनीमोर, तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन देना जरूरी नहीं है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा इन दिस केस, ठीक है। एज अ रिजल्ट इन सेवरल employees compensation policies, non-fatal accidents are usually not covered unless they cause a disablement which lasts for more than 3 days. So employees compensation कई दफा ऐसी situations में नहीं मिलता जहां पे एम्प्लॉई को जो डिसेबलमेंट कॉज हुआ है वो 3 दिन से ज्यादा ना रहे, ठीक है। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल जैसे पैर में मान के चलो किसी को मोच आ गई है, ठीक है, somebody has sprained their leg, तो वो पार्शियल डिसेबलमेंट है, कुछ टाइम के लिए डिसेबलमेंट है, बट पॉसिबली वो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के इंजरी के लिए उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, सेक्शन 4 ऑफ वर्क ऑफ एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट टॉक्स अबाउट द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। ये कहता है कि वेयर डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम इंजरी, अगर जहां पे डेथ हो जाती है इंजरी की वजह से, in case the employee dies, an amount equal to 50% of the monthly wages multiplied by a factor as per given in schedule 4 of the act, or rupees 80,000 is given whichever is more। अगर डेथ हो जाती है तो जो भी मंथली वेजेस थे उसका 50% मल्टीप्लाई करके बाय अ फैक्टर जो कि शेड्यूल 4 में दिया हुआ है, या फिर 80,000 रुपए जो भी ज्यादा है वो पे किया जाता है एम्प्लॉय को। अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है, ठीक है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मतलब कि मान के चलो हाथ कट गए या फिर कोई कंप्लीटली जो है दोनों कानों से बहरा हो गया, दोनों आंखों से अंधा हो गया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, टोटल डिसेबलमेंट हो गया परमानेंट। तो इन दिस केस 60% द टोटल डिसेबल्ड द अमाउंट गिवन इज 60% और रुपीज 90,000 विच एवर इज मोर, ठीक है। तो यहाँ इन दिस केस 60% ऑफ द वेज दिया जाता है, या फिर 90,000 रुपीज विच एवर इज मोर। और अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है, जैसे एक कान से कोई बहरा हो गया, एक आंख से कोई अंधा हो गया, एक कहीं किसी के हाथ में कुछ हो गया, मतलब समथिंग लाइक दैट, अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है इंजरी की वजह से, तो जो कॉम्पनसेशन है वो आपको 60%, अगेन 60% ऑफ योर वेज, या फिर 90,000 रुपीज विच एवर इज मोर, ये आपको दिया जाता है, ठीक है। सो दीज आर दी अमाउंट्स ऑफ कॉम्पनसेशन विच आर गिवन इन सेक्शन 4 ऑफ एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट, जो कि दिए जाते हैं टू अ पर्सन जिसको इंजरी हुई है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड जो कंटिजेंसीज जो मेंशन्ड है ऑलरेडी उनके उनके कॉम्पनसेशन पॉलिसी में, तो तो हाँ, तो दिस इज हाउ द एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट डील्स विद द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। So with that, we have completed this session, guys. I hope that you were able to understand employees compensation के बारे में कि वो क्या होता है, किन cases में दिया जाता है, कितना दिया जाता है। I hope that you were able to understand all these things. उसके अलावा अभी every day 12:30 PM पे दिव्यम सर की classes हो रही हैं, जहाँ पे it's a CLAT current affairs revision series which is going on, जिसमें जितने भी expected current affairs हैं for law entrance examinations वो दिव्यम सर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा 28 मार्च को 3 बजे देर इज 3 PM पे देर इज गोइंग टू बी एन अनअकैडमी ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लैट। यू कैन टेक दिस टेस्ट एंड यू विल गेट अ चांस टू विन स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज 10 लाख। सो और उसके अलावा लाइव क्विज फीचर है अनअकैडमी ऐप पे, जहां यू कैन आइदर होस्ट अ क्विज एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू जॉइन, और यू कैन जॉइन अ लाइव क्विज दैट इज शेड्यूल्ड बाय एजुकेटर्स। हर सैटरडे सुबह और ऑर्डिनेट सैटरडे सुबह 11 बजे यूलैट का टेस्ट होता है, यू कैन टेक दिस टेस्ट। इसके अलावा हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है वीकली T20 टेस्ट के अंदर। दिस टेस्ट इज ओपन फॉर एवरीबडी। बग्स बाउंटी फीचर है, जहां अगर आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है किसी भी वीडियो में, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। फिर द फर्स्ट वन रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू, यू कैन क्लेम अ प्राइज दैट अनअकैडमी हैज फॉर यू, एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ स्पेशल क्लासेस विच आर हैपनिंग। जो स्पेशल क्लासेस हैं उनकी फीचर्स हैं कि वो काफी इंटरेक्टिव होते हैं, पोल बेस्ड लर्निंग हो सकती है, वहाँ पे रेज हैंड का फीचर आप यूज कर सकते हो, नेवर मिस अ क्लास, क्योंकि आपको नोटिफाई कर दिया जाता है। लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो और कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइस से आप इन क्लासेस को देख सकते हो। नेहा सिंह अनअकैडमी लॉ, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, सो please come and join this channel if you want to stay updated about my upcoming classes and courses and sessions and events and everything. So this is my Telegram channel. And lastly, thank you so much for joining me in this session. I hope that you found it useful and I hope that you liked it. If you did like it, तो please इसको जाते जाते like कर देना, share कर देना with your friends. Subscribe to Unacademy Law, hit the bell icon so that you get to know whenever your favorite educator comes live.
And thank you so much again for joining, guys. Have a really, really nice day ahead. Bye bye.